मैं आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? तहरीक इंसाफ का जनरल फैज हमीद के साथ कोई जाती या सियासी वाबस्तगी नहीं रही। हम किसी भी सूरत अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। 14 रुपए फी यूनिट जो दिया जा रहा है रिलीफ, बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। मैं नहीं हूँ, शहबाज शरीफ नहीं है, वही है जो आज जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। जनरल फैज हमीद का अरेस्ट होना, उसका ट्रायल होना फौज का अंदरूनी मामला है। कल वजीर आला साहब ने डी नोटिफिकेशन की जो समरी है वो गवर्नर को भिजवाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, नई नई गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की कस्टडी में आने की खबर आई, फिर कल 3 उनके सीनियर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स की कस्टडी में आने की खबर आई और फिर अडयाला जेल में या IG जेल खाना जात पंजाब तक गिरफ़्तारियाँ, आज वो खबर आ गई। क्या इन गिरफ़्तारियों से, और ये कहा जा रहा है कि ये जो नेटवर्क था जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा था, वो नेटवर्क अब टूट चुका है या टूट रहा है, क्या फिर मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं हालात के बारे में कह रहे थे और ये भी कहा कि मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला, क्योंकि रोटी सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, डॉलर मुस्तहकम था। और दूसरी तरफ जैसे ये नेटवर्क टूट रहा है तो फिर PTI के अंदर से भी अजीब सी खबरें आ रही हैं। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के सूबाई वज़ीर शकील ख़ान को वो कहते हैं मैंने रिज़ाइन किया, सूबाई हुकूमत कहती है इनको निकाला गया है। इसी तरह हमाद अदर ने कल पंजाब की क़यादत से रिज़ाइन किया था और आज उन्होंने कह दिया कि इतने ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप फ़लाँ वाला है, ये ग्रुप फ़लाँ वाला है। हम इस तनाजुर में बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ है। जनाब दानियाल अज़ीज़ चौधरी साहब सीनियर सियासतदान हैं, आज़ाद सियासतदान हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब कादिर ख़ान मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया कादिर ख़ान साहब आपने वक्त दिया। दानियाल साहब बाकी मेरे दोस्त पार्टीज़ वाले हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। ये जो कुछ आ रहा है 3-4 दिनों से और साथ साथ कल स्पेशली वजाहत भी की गई कि सियासी मफादात की वजह से ये जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिशें की गई, अब उसके राब्ते मिल गए हैं। आप समझते हैं ये नेटवर्क जो अनअर्थ हो रहा है ये फिर सीधा कहीं बानी PTI खान साहब की तरफ जाएगा? ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जो तकरीबन 100 या 100 से चंद अफराद ज़्यादा जो थे वो मई 9 के सिलसिले में हमें सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई वहाँ से पता चला कि वो तावील में हैं फ़ौज के और उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने का उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है। तो वो सिलसिला जो है, सवाल ये पैदा होता है कि जब वो अपने अख्ताम तक पहुंच जाएगा, कोई रिहा हो जाएगा, किसी को सज़ा हो जाएगी, किसी को नहीं होगी, जो भी उसका नतीजा निकलेगा, वो कोई अपील में चले जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर इसको इस जो 9 मई वाला इशू है इसको फिर कहाँ हम लेके जाएंगे? मतलब उसके बाद क्या आप कहेंगे? बाकी जमात जो है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अभी जो ये गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं इनमें क्या चार्जशीट बनती है, क्या एविडेंस है, कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो एविडेंस है, किसी की शहादतें हैं, वो कोई ये देखने में आएगा तो कुछ बोल सकेंगे। अभी तक तो बहुत ही इब्तदाई मतलब मरहले हैं। अभी जो 102 या 103 वाले लोग थे उनसे हट के अब तो ये लेटेस्ट है ना, जैसे फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हो गए, तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूं ना कि वो अभी तक मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ है ये खान साहब की तरफ जाएगा, बानी PTI इसकी लपेट में आएंगे? देखें जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, जो मुझे अट्रैक्ट किया जिस बात ने, वो इस बात ने अट्रैक्ट किया, या मैं बड़े गौर से इसको देख रहा हूँ, क्योंकि जो बयान है ISPR का ऑफिशियल स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए ये सारा कुछ कर इंक्वायरी हमने की। ठीक है ना जी। तो अगर ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो अपने से बड़ा समझ रहे हैं और अपने तमाम जो माजी के रवायात हैं उनको पार करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने आ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ और भी फैसले हैं।
तो अब उनको भी उतने जोश और खरोश से जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे मसलन ये जो रिज़र्व सीटों वाला जिसमें एक नया कानून भी बन गया कि नहीं सारा कुछ। सो ये सारी चीज़ें अभी जब रिसेस से सुप्रीम कोर्ट वापस आएगी तो वो देखने में आएगा कि किस करवट बात बैठ गई। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपके ज़रिए से, ये पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं है, ये पहले भी जब सेल्फ एग्ज़ाइल से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ़ लाई पाकिस्तान, उस वक्त भी बहुत बहस मवाजना हुआ था कि इनको एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया जाए या फिर इनको घर तक पहुँच लेने दिया जाए या क्या किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको अजीब लगेगा मेरे मुंह से ये बात आते हुए, लेकिन आप रिहा करें, देखें वो जो केस चलते रहेंगे। चलें इधर रुकिएगा, अदालत की बात कर गए, वो बात कर गए कानून की। अभी तोशाखाना उड़ गया था, उसके बाद इद्दत वाला केस उड़ गया था, लेकिन ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस चल रहा है, अब देखा ये जा रहा है कि 5-6 वकला जाते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम खान साहब से मुलाकात करें, साथ साथ खान साहब जितना मीडिया जाता है खान साहब मीडिया पे फोकस करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो टेक्निकल केस है उस पे क्यों नहीं फोकस किया जा रहा? कल इसका भी तो रिज़ल्ट आना है ना। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए वकला नहीं, पूरा पाकिस्तान चाहता है वो खान साहब से मुलाकात करें, खाली वकला नहीं चाहते, हर एक चाहता है, ठीक है। इसी चीज़ का तो खौफ है कि हर एक चाहते हैं उनसे मुलाकात करें। मैंने देखिए दानियाल साहब ने जो बात की है वो इन प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि जिसके दिल में अल्लाह ताला ने खौफ डाल दिया इमरान खान का कि यार ये बहुत बड़ा वो है, अगर बाहर निकला तो आपकी गवर्नमेंट एकदम गिर जाएगी, उस खौफ का या उसको क्या करेंगे आप, उनको कैसे करेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। अब आपने जो बात की है ना कि देखिए जो 190 पाउंड के, देखिए मेरे लिहाज से इस 190 पाउंड्स में नॉर्मली होता क्या है कि अगर मैं लेट्स से एक जज हूँ और मैं हाई कोर्ट में बैठा हूँ और मुझे पता है एक केस मेरी तरफ आ रहा होगा, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। अगर मैं कमेंट करूँगा मैं किसी को इनडायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ कि भाईजान ये कर लो, कमेंट तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूरी तकरीर कर डाली। नहीं वो उन्होंने देखिए वो भी उन्होंने कमेंट किया है कि आप लोगों के पास चॉइस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, वो दैट्स डिसीजन ऑलरेडी टेकन। यहाँ पे कुछ चीज अभी तक है ही नहीं, ये केस चल रहा है, एक में जजमेंट आ गई है, एक में केस चल रहा है। पराचा साहब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखें, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको किस लिए बुलाया बताएं ना, जरा बता रहा हूं ना, मैं आपको यही बता रहा हूं ना। मेरा काम तो नहीं है कि मैं किसी के बिहाफ पे बोलूं। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है दैट इज टोटली रॉन्ग, एंड ये वो बात है जिसमें हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान का इन पर्टिकुलर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन जनरल कोई केस सुनना नहीं चाहिए, बिकॉज ही कम्स विद अ बायस्ड माइंड। वो क्यों आया जो आपने उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया था? इसीलिए जो मर्जी आया हो। देखिए देखिए हमने अगर रेफरेंस डाला था ना, हमने रेफरेंस डाला था, क्या मतलब? नहीं देखिए हमने अगर रेफरेंस डाला था, मैं मिसाल कह रहा हूँ ना, ये कहने की हद तक होता है ना, अगर हमने रेफरेंस डाला था और गलत किया था तो उसकी बेसिस पे जो चीज़ें हुई हैं, जो उनकी बेगम साहिबन ने ओपनली इमरान खान को और PTI को क्रिटिसाइज किया और वो किया है, क्या कह सकते हैं, बुरा भला कहा हुआ है, मलाइन किया है, उसी तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी इमरान खान के खिलाफ किया हुआ है। तो हमारे यही तो एक इस्तदा है कि उनको नहीं होना चाहिए। मुझे इजाज़त है, मैं ज़रा कादिर खान मंदोखेल साहब से बात कर लूँ। कादिर खान साहब, ये डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि खान साहब से पूरा पाकिस्तान मिलना चाह रहा है, उनका खौफ है, ये पूछ रहे हैं खौफ कैसे हैंडल किया जाएगा। आप क्या समझते हैं? 3-4 केसेस में तो उनको बरियत भी मिल चुकी, तो अल्टीमेटली अब नई डेवलपमेंट्स जो हुई जनरल फैज़ साहब के हवाले से, या कल जो प्रेस रिलीज में लिखा था पॉलिटिकल इंटरेस्ट की, वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, तो खान साहब फिर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ उनको जाना पड़ेगा, ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट में होता। आप वकील हैं, नज़र आता है आपको? सवाल ये है जो हुमायूं मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं, जी आप इनकी ख्वाहिश देख ले माशाल्लाह, कह रहे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को PTI का कोई केस नहीं सुनना चाहिए। अब बताओ यार, ये इनकी फरमाइशें देख ले बच्चों वाली। हाँ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कह रहे आप हमारे केस ना सुने।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ इनकी सारी वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुरानी जमहूरी पार्टी पीपल्स पार्टी, हम उनसे बात नहीं करेंगे। इस वक्त हुक्मरान पार्टी मुस्लिम लीग, उनसे बात नहीं करेंगे। तीसरी बड़ी चौथी बड़ी पार्टी एमके, उनसे बात नहीं करेंगे। वो बाबा आपकी ख्वाहिश पे तो पाकिस्तान नहीं चलना है, ना आपकी मुतालबात पे नहीं, ख्वाहिश रखना जुर्म तो नहीं है ना, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी और गैर आईनी तो है नहीं है कि ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये कहते हैं हमारी बात ना, हमारी काम नहीं सुन, क्योंकि वो उनकी मंशा के मुताबिक बात नहीं करे। अभी जहां तक आपने बात की है, जनरल फैज जो है ना, वो जो पकड़ा गया और उसको जनरल फैज को मुझे नहीं पता आर्मी की क्या रिमांड पे है, आम जो पुलिस है थानेदार के हवाले कर दे, 2 जूते पड़ेंगे, तोते की तरह बोलेगा कि उसने पाकिस्तान में क्या क्या गुल खिलाया है। उसने 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के कैसे इस नासूर को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है। 2 जूते पड़ जाए, उनको बता देंगे कि उन्होंने बांग्लादेश की और श्रीलंका की और तुर्की की मॉडल की बातें किसने सिखाई। अब तो सारी वीडियो आ गई, आज तो आईजी साहब भी पकड़े गए और बहुत सारे कर्नल जनरल भी पकड़े गए, 78 लोग या ज्यादा बता रहे लोग पकड़े गए। तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो पाकिस्तान के खिलाफ सच, देखो ये तो मोटी मोटी बातें अब आ रही है, हम तो पहले के चुके। वो जो 3 इनके वजीर खजाना थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें की IMF, क्या वो मुल्क दुश्मनी नहीं है? क्या वो मुहिब वतन कहला सकते हैं? और फिर उसके बाद जाके उन्होंने जहां JQ पे, जहां पेट्रोल पंप, खुद इमरान खान साहब मान रहे हैं पेट्रोल पंप ने फेंके, इससे बड़ा जुर्म कबूलियत और क्या हो सकता है? ये सारी चीज़ें बहरहाल कादर खान साहब, ये सारी चीज़ें तो अब कोर्ट ऑफ लॉ में आनी हैं, जो केसेस चल रहे हैं ये सारी चीज़ें उसमें हैं। इजाज़त दें, मैं नाजरीन ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये वाकई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी डेवलपमेंट है कि फॉरवर्ड DG ISI अब गिरफ़्तार हो चुके हैं। ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि PTI क्यों डिसोन कर रही है उनके साथ, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात है। सेनेटर साहब भी मौजूद हैं, दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ताज़ा तरीन मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। दानियाल चौधरी साहब, ये जो कुछ अभी बताया जा रहा है ये था ना पहले ही ड्राइंग रूम में विस्पर थी इस बारे में कि जी लॉन्ग मार्च की प्लानिंग कौन करके दे रहा है, फिर लोगों को इकट्ठे कौन करके दे रहा है। राब्ता कार जो हैं वो एक ऑडियो भी आई हुई है, ब्रिगेडियर गफ़ार साहब का नाम आ रहा है जिनकी गिरफ़्तारी कल शो की गई है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी या उनको कस्टडी में लेना फिर इतना लेट क्यों किया गया? ये तो अब मुझे नहीं पता जी लेट क्यों किया गया। ज़ाहिर बात है वो कोई शवाहिद वगैरह या कोई एविडेंस हो तो फिर चीज़ आगे चलती है। तो उनके बकौल मैं दोबारा से दोहराता हूँ ये बात कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके बकौल ये अब वला आलम ये पहले ही हो रहा था नहीं हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने ये सारी चीज़ अमल में लाया है। तो इसको ना भूलिएगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। अब देखने में तो ये बड़ी खुश आइन बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो इस तरह से मनोवन माने जाने हैं और चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा हो या तारीख़ी तौर पर कितना भी बड़ा कदम हो तो वो लेने से गुरेज नहीं करे। तो इसी तरह से इसको मुख्तलिफ हल्के जो हैं पेश कर रहे हैं कि जो ये कि बड़ी अच्छी बात है ये। तो अभी अगर ये मतलब नई रीत निकल रही है थिंकिंग की कि भाई हमने आईनी जी कानूनी और आईनी रास्ते पे चलना है तो ये तो फिर एक बड़ा फ्रेश एयर है। तो अगर तो यही बात है तो फिर तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। अब अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर वो तो वक्त ही बता सकता है, मुझे तो गैब का इल्म तो नहीं है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल में आप समझ गए सारे। इसका और एंगल भी है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि PTI की मुकम्मल स्ट्रेटजी यही ही थी जो जनरल फैज़ साहब से अब मंसूब की जा रही हैं चीज़ें। फिर आप चूँकि सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप जानते हैं पार्टियों के स्ट्रक्चर्स को, फिर PTI उनसे डिस्टेंस क्यों कर रही है कि नहीं ये फ़ौज का अपना मामला है, हम जनरल फैज़ हमीद साहब पे कोई बात नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में देखें जी, किसी भी सियासी जमात के लिए इंक्लूडिंग PTI ये जो वक्त चल रहा है पाकिस्तान की, जहाँ पर मईशत जो है तबाही के धारे पे खड़ी है, जहाँ पर अदारे जो हैं उनके बड़े मसले मसाइल हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि FBR और ये पावर सेक्टर जो है ये पाकिस्तान की नौ को डुबा सकते हैं। अभी गए हुए थे कराची, वहाँ से आके बताया 1.2 ट्रिलियन की चोरी हो रही है,
मतलब इस तरह की मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आ रही हैं सारी, खौफनाक है ये। तो बिल्कुल है। तो फिर किसी भी सियासी जमात के लिए ये पीरियड तो बेहतरीन है डक करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल है पीटीआई को कोई जल्दबाजी है कि वो ज़रूर आके तो ये सारा कुछ अपने गले ले ले, मेरा अपना सियासी अंदाज़ा है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं जो या जो जमहूरी हक़ है वो भी मजरू ना हो, और वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और खून को गर्म रखने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है वो करते रहें। और मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ अभी हो रहा है, जो हालात बन रहे हैं, ये अभी अब महंगाई की दोबारा ऊपर जाने की बातें हो रही हैं हर तरफ से, इवन स्टेट बैंक पाकिस्तान की कह रही है, और इसी तरह से अभी सर्दियाँ आ रही तो गैस के बिल ऊपर जा रहे हैं, तो ये हम सुनने आ रहे हैं, अखबारों में आ रही हैं खबरें। तो ये बेरोज़गारी जो है अरूज पे है, और क्राइम जो है वो इतना बढ़ गया कि वो स्टेटिस्टिक्स ही गायब कर दिए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के भी स्टेटिस्टिक्स गायब कर दिए। आप ये देखें कि लेबर फोर्स सर्वे नहीं हुआ 2020 से लेके आज तक, हर साल होता था। सो कहने का मकसद ये है कि ये तो ऑटोमेटिकली उनके वो जो है ना उसमें जा रहा है, तो उनको तो मैं तो समझता हूँ कि उनको तो वो ये इस सारा कुछ करके तो अपने लिए मज़ीद मसाइल का सामना बना रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव तो है कोई नहीं। ये वैसे अच्छी बात आपने की, ये वाकई डॉक्टर साहब ये एज अ स्ट्रेटजी है कि जनरल फैज़ को डिच कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जो कुछ किया 2014 2016 फिर मियाँ नवाज शरीफ को निकालने की स्ट्रेटजी, सारा कुछ तो जनरल फैज़ साहब के इर्द गिर्द घूम रही थी चीज़ें। देखिए मुझे समझ नहीं आती कि वो कहते हैं ना कि सिलेक्टिव एमनीशिया जो होता है ना, ये एक बीमारी है। आधी बात इंसान भूल जाता है और आधी बात याद रखता है। आपको कौन सी आधी बात याद है? मैं आपको याद दिलाता हूँ, ज़रा सा हाथ हौला रखें जी, ज़रा हाथ हौला रखें। अभी हम लोगों ने जो वज़ीर दिफा कह रहे थे कि जनरल बाजवा को उनके ससुर के कहने पे मियां नवाज शरीफ ने सिफारिश पे रखा, ठीक है। फिर वो कह रहे थे कि 2019 में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों ने उनको कहा कि हम लोग ये करने लगे, पहले आपको ये करेंगे, फिर पंजाब करेंगे, और ये करेंगे वो करेंगे। और फिर ये याद रखें, मतलब कितने लोग होंगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रात को 12 बजे ये फ़ोन करके कर रहे होंगे, यार मैं हार रहा हूँ कुछ करो, और वो फिर उनके लिए कर भी देगा। ये मेरे सवाल से है कोई एग्जैक्टली लिंक है, एग्जैक्टली मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, उधर ही आ रहा हूँ। फिर उन्होंने ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सारी पार्टियों को जमा करने वाले ये थे, किसके खिलाफ जमा कर रहे थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रहे थे। तो व्हाई वुड ही बी हेल्पिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि ये सारे कह रहे उन्होंने हमें कहा था हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती। अच्छा, हम अब जैसे दानियाल साहब ने भी कहा है, और जैसे है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक करप्शन वाला केस है, इसमें ज़रा देखें। अब करप्शन चक्कर जो केस हुआ था वो किस ज़माने में, तो करप्ट लोगों के PMLN के ज़माने में हुआ था ना, उस जमाने में था, उस जमाने में वो सॉरी ना कहें जब आपने बात नहीं, वो कहते हैं रट्टा लगा हुआ है ना कि वो कंप्यूटर चल रहा है ना, फिर सॉरी ना करें ना, कहते हैं ना ऑटो करेक्शन हो जाता है। नहीं, फिर सॉरी ना करें ना, जब आप कहना ऑटो करेक्शन नहीं, मैं तो कहता हूँ अच्छा, मैं तो कहता हूँ अच्छा, आगे देखें जब उसमें उस ज़माने में हुआ था। अब वो जो केस चल रहा था, देखें वो केस DGC हाजिर सर्विस थे, उस ज़माने में था। मुझे बाद दफ़ा समझ नहीं आती कि हाउ कैन ही बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली विदाउट द चीफ नोइंग दैट थिंग। तो उसमें बाजवा साहब का भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें करके रही बात ये, आपने मुझसे पहले एक सवाल भी किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे क्यों अलग हो रही है। सवाल यही था आपने, बाकी हमारा उससे कोई ताल्लुक है नहीं। क्यों? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा उससे वही ताल्लुक है जो एक प्राइम मिनिस्टर का एक DG ISI के साथ होता है। का इलेक्शन किसने मैनेज किया था? आपको पता है डॉक्टर मेरी नजर में, आप दूसरों को ऑनेस्ट होने का ताना देते हैं। आज आप ऑनेस्ट हो गए। मैं आपको बताता हूँ, आपके 3 या 4 एंकर्स ऐसे हैं जिनके सामने आज नहीं 2018 में मैं ये कह चुका हूँ, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मैनेज हुई थी बाय रिड्यूसिंग देम। अगर फर्ज करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हेल्प कर रहे होते तो क्या ख्वाजा आसिफ जीता? क्या राना सनाउल्लाह जो हार रहे थे वो जीते?
ये उस वक्त 2018 में हार रहे थे, आप रात को 11-12 बजे उस वक्त देख ले, ये उसी तरीके से हार रहे थे जैसे इस दफा हार रहे थे। उस दफा मैनेज हो गए थे, इस दफा मैनेज नहीं हुए थे। आगे बढ़ गए। मैं जरा कादिर खान मंदोखेल साहब की तरफ जाता हूं। कादिर खान साहब, ये साकिब निसार पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, आपके सामने क्या होता रहा उस दौर में? जो दौर मैं डॉक्टर साहब को याद करवा रहा हूं, ये वैसे याद करना नहीं चाह रहे, आप क्या समझते हैं ये जो अब तहकीकात हो रही हैं, ये 2018 के इलेक्शन तक पहुंचेंगी, साकिब निसार तक पहुंचेंगी? आपके चेयरमैन तो अभी चंद दिन पहले डैम का भी जिक्र कर रहे थे कि अदलिया डैम भी बना लेती है। पराचा साहब, मैं उस केस में बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बात की थी। जी जी। और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं चाहूँ तो 4-5 MP है तो ऐसी मैं इधर उधर करूँ। फिर उसने मलिक रियाज से बात की थी कि भाई 500 करोड़ जो आप जमा कर रहे हैं, उसने बोला 500 करोड़ तो मैंने देखे भी नहीं, 1000 करोड़ जमा करो, उसने बोला 1000 तो मैंने देखे भी नहीं है, बोले 500 तो बराबर है। मेरे साथ वकील बैठे हैं, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट चला रहा है या स्टेट एजेंसी चला रहा है? तो साकिब निसार का तो किरदार आपके सामने है। हुमायूं मेमन साहब ने बड़ी खूबसूरती से ताल्लुकी का इजहार किए जर्नल फेज से। ये वही जर्नल फेज है जिसने पीटीआई के एक MNA के लिए मुझे 1.5 घंटा जो है ना अब से बेजा में रखा। अच्छा। मुझे कत्ल की धमकियां दी है, मुझे 15 से 20 करोड़ पे ऑफर किए, मुझे MNA और सेनेटर की शिफ्ट की ऑफर की है। और ये बात मैं पराचा साहब आज नहीं कर रहा हूं, ये जब जनरल फेस कोर कमांडर पिशावर थे, मैंने अनिका GTV में थी उसके शो में कही है, और नसीम जरा साहिबा के शो में 24 न्यूज में कही है जब वो कोर कमांडर पिशावर थे। तो आपका कैसा ताल्लुक नहीं थे? 2018 का इलेक्शन तो आपके लिए जनरल फेज ने मैनेज किए, जो RTI सिस्टम बिठा के आपको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है। फिर सेनेट के इलेक्शन में वो जो कैमरे तार मार सारे वो किसके दौर में हुए थे? तो ये सारी चीजें जो ना वो जर्नल फेज की जो प्लानिंग थी 2018 से लेके और फिर 9 मई तक, और अब बांग्लादेश की मॉडल की तरफ पे साजिश का। तो मैं वही करूँ कि 2 जूते पड़ेंगे, ये तोते की तरह बोलेंगे, सब किरदारों का नाम बताएंगे। और अभी जो एक जज का टेलीफोन भी सुनने में आ रहा है कि उसने इमरान खान को बोला कि आप बेफिक्र हो जाओ, हम आपकी केसेस ये भी आ रहा है, एक और एपिसोड आ रहा है। अच्छा। और फिर ये जो जर्नल फेज ने जो उसको फोन किए अब्सलम को 2 TV लाइसेंस के लिए, वो भी आपके सामने आ चुकी है। तो अभी तो बहुत सारी वीडियो ऑडियो आएंगे सामने, और इनके सारे ताने बाने जो ना वो पीटीआई के और इमरान खान साहब से मिलेंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि इमरान खान साहब का केस आम ऑर्डिनरी केस में चलेगा, या सीधा डायरेक्ट मुझे लग रहा है आर्मी एक्ट 1952 के तहत आर्मी के कोर्ट में चलने के ये सारी चीजें। चलिए 78 लोग, कल कोई साफी बता रहा था कि पकड़े गए, अभी आज कोई बता रहा था कि नहीं जी भाई ये तो कई 100 लोग हैं, और कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई फलाना है, तो डिंगा है, देखो IG जेल खाना जात भी आज पकड़ा गया, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें किस चीज की? ये इमरान खान के साथ प्लानिंग कर रहे थे, पहले श्रीलंका मॉडल। चले कादिर खान मंदोखेल साहब, देखें ना, जब तो एस्टेब्लिश होगा तो हम उस वक्त बात करेंगे ना। अभी चूंकि आप मुखालिफ जमात से हैं, आप कह सकते हैं। नादरीन इधर रुकिए, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, PTI में पंजाब में भी एक डिफरेंस आ गया, जो भी समझा जाए, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर साहब रिज़ाइन कर गए। उनकी पार्टी कह रही है कि नहीं करप्शन का केस है, वो कह रहे हैं कि नहीं, उनके साथी कुछ MNAs भी बोल रहे हैं। तो ये पार्टियों में क्या हो रहा है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। सेनेटर साहब, आपका सूबा, अब ये ना मुझे कहें कि जी आपका ये आप नहीं हैं उसमें इन्वॉल्व, वो सूबाई असम्बली जो है उसने आपको मुंतखब करके भेजा है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये क्या माजरा है? शकील खान वाला, आतिफ खान कह रहे हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, जुनैद अकबर खान कह रहे हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं अच्छे आदमी तो हैं, लेकिन कमेटी ने उनको निकाला है। ये है क्या मामला? देखिए, जितना मैं शकील को जानता हूँ, शकील बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, जितना मैं जानता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है। मतलब वो लोग कहते हैं ना अच्छा आदमी है, मैं उसके साथ एक हर्फ ऐड कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये याद रखें, ये जो अच्छाई और बुराई का ताल्लुक है ना, ये
पॉलिटिक्स में ये बाज़ दफ़ा मैटर नहीं करती, उसमें आप बहुत दफ़ा ऐसे होता है और किसी भी पार्टी में होता है, आप उसके देख लें कितने अरसे से दानियाल अजीज़ साहब जो है ये नून लीग के लिए कहाँ कहाँ ये नहीं लड़े, कहाँ कहाँ नहीं ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड, एवरीबॉडी नोस, ठीक है ना, ही वाज द मेन फाइटर फॉर नून लीग। लेकिन ये पॉलिटिक्स इज बेरहम। अच्छा, इसमें आपकी पार्टी के अंदर होता है, क्यों एवरीबडी इज ट्राइंग फॉर अ पोस्ट, वहां पे इंटरनल एक कंपटीशन होता है, उसमें कट थ्रोट है, बड़ी जालिम चीज़ है ये पॉलिटिक्स, ठीक है। उसमें हो सकता है एक ग्रुप दूसरा ग्रुप एक दूसरे के साथ ना लगता, उसकी बेसिस पे हो, ये चीज़ें नॉर्मल है, ये चलती रहती हैं, यानी ग्रुपिंग है, आप तस्दीक कर रहे हैं। मुझे बताएं किस वहां पे बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी दो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक कुछ कहता नहीं, मैं बता गलत वो कह नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, एक कुछ कहता है अगला कहता है यार बच्चा इसको अभी कुछ नहीं आता, अच्छा, वो वहां से कुछ और कहता है, फिर वो कहते हैं यार बच्चा तू चुप रहे। इधर आपकी पार्टी में क्यों ग्रुपिंग है जो हम अदर भी कह रहे हैं? किस पार्टी में नहीं है? अच्छा, मैं उनसे पूछ लेता हूँ आपकी पार्टी में क्यों है? हमाद अदर कह रहे हैं कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। अच्छा, एक चीज है, नॉर्मल ये होता है, हमारे उसमें इस वक्त मैग्नीफाई हो रहा है, क्यों? हमारी पार्टी के बगैर सियासत नहीं हो रही इस वक्त, हम मतलब पीटीआई को अगर हम निकाल दें तो कोई सियासत नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बजाय आप ये समझ लें कारोबार हो रहा है, अगर पीटीआई को निकाल दे तो कारोबार हो रहा है। मैं कादर खान साहब से जवाब लेता हूं, आपने बहुत बड़ी बात की। जी कादर खान साहब, मैं तो वैसे आपका कमेंट चाह रहा था कि ये पीटीआई में क्यों ग्रुपिंग हो रही है, क्या इसी वजह से कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है, या उनके जो जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हो गए या बाकी लोग गिरफ्तार हो गए, आप कैसे देखते हैं? लेकिन चूंकि सेनेटर साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बात की है, आपकी पार्टी में भी हैं ग्रुपिंग, कह रहे हैं ये नेचुरल होता है, हर पार्टी में होता है, आपकी पार्टी का नाम लेके कह रहे हैं। अच्छा, पहले मैं अपनी पार्टी के जवाब दे दूं। जी। बाप बेटे के बीच में क्या ग्रुपिंग हो सकती है? पराचा साहब मुझे बताएं। वो बाप डांट सकता है, हो सकता है वो बच्चा है उसका, तो उसमें क्या ग्रुपिंग होती है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि पीटीआई के अंदर पश्तून और नॉन पश्तून एलिमेंट्स के ग्रुप हैं। आप अगर देख ले कि जब उसको हटा दिया गया मरवत साहब, शेर अफजल मरवत को, तो शंदाना साहिबा और शहरियार अफरीदी सब ने साथ दिए है। आज अगर शकील खान साहब को निकाल दिए या उसने इस्तीफा दिए है, तो गौर खान साहब ने, आतिफ साहब ने, सब ने उनको सपोर्ट किया है। जी। तो यहाँ पीटीआई के अंदर पश्तून और नॉन पश्तून जो ना वो ग्रुपिंग है। अब ये इमाम मेमन साहब माने या ना माने, लेकिन सवाल ये एक मिनट, आपने शंदाना बीबी का नाम लिया, शहरयार आफरीदी का नाम लिया, शेर अफजल मरवत के हवाले से सारे पश्तून हैं, शकील खान जो है वो भी पठान है, आतिफ खान भी पठान है, बैरिस्टर गौर खान भी पठान है, ये पश्तून ना पश्तून नॉन पश्तून किधर से आ गया मामला? इनको वही नाजिल हुई है ना मैं आप समझे नहीं बात। जी। जब शेर अफजल मरवत के लिए वो शंदाना ने और शहरयार अफरीदी ने आवाज उठाया, किसी और ने नहीं उठाया। इसी तरह शकील खान के लिए आतिफ खान जो सूबे का सदर है उसने आवाज उठाया। मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि, और इमाम मेमन साहब भी कह रहे अच्छा आदमी है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये पश्तून और नॉन पश्तून का जंग है पीटीआई के अंदर। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं है, ये पंजाब की हद तक भी है। आप मुझे एक बात बता रही है, सारी चीजें करके चलो छोड़ दे उनके अंदर जो भी ग्रुपिंग जो भी है, लेकिन अब सवाल ये है, अब सवाल ये कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं कर लेता हूँ, हर पार्टी में यकीनन ग्रुप भी होते होंगे, यकीनन बात भी, लेकिन कम से कम बाप बेटे के बीच में कोई ग्रुप नहीं, ये आप तसल्ली रखिए। वो बाप है, वो बेटा है, जो मर्जी है, एक दूसरे की बात मान भी लेते हैं, इनकार भी कर लेते हैं। चले, अच्छी बात है, आपने वजाहत कर दी, अच्छी बात है, आपने वजाहत कर दी। दानियाल अजीज साहब, आप कैसे देखते हैं ये वाकई जिस फेज से पीटीआई गुजर रही है, उस फेज़ का प्रेशर है कि फिर हमाद अदर ने कल रिज़ाइन किया पंजाब की सदारत से, पहले उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरलशिप से रिज़ाइन किया था, वो रिटेन हो गए, हमाद अदर ने आज एक स्टेप और आगे बढ़ाया कि नहीं 3-4 ग्रुप्स हैं, नौजवानों से संभाली नहीं जा रही पार्टी, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल ये है जी कि बहुत बेहतर होता अगर ये ग्रुपिंग्स और ये बहस मवाजना और ये नाराज़गियाँ ये इस बात पे होती कि किसी का कोई मौक़िफ़ होता कि वापडा में डिस्कोस में चोरी कैसे रोकनी है और किसी का तरीका अंदाज़ कोई और होता।
अगर ये टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एक तजवीज़ होती एक ग्रुप की और दूसरे ग्रुप की कोई तजवीज़ और होती, कम से कम ये होता कि पाकिस्तान की जो सियासी बरादरी है हम किसी सिमत की तरफ जा रहे होते। अब ये बात ठीक है कि दूसरी जमातों का भी यही हाल है, जो आप देखें आज तकरीर हुई है उसमें भी जी फिर वही बात पुरानी कि जी मुझे क्यों निकाला, और इसका मतलब है अभी तक निकले हुए हैं। मतलब समझ नहीं आ रही ना कि तब की बात करें आज की बात कहा कि मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला, तो फिर अभी तक निकले हुए हैं ना। तो फिर वो भाई साहब से बात करें, भाई हमें पाकिस्तानी अवाम तो कह रही है महंगाई का कुछ बता दे, हमें बेरोज़गारी का कुछ बता दे हमें। ये जो इन्होंने एक और चेपी लगा दी है 3 महीने के लिए बिजली के बिलों की, ये चेपियाँ लगा के हमारा काम चलना है। आखिरकार मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब तक ये देखें हम 22,000 मेगावाट हम इस वक्त दे रहे हैं, 28 हम दे सकते हैं, 4+2 जो है वो आपकी जो लोड शेडिंग की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, वो 4,000 मेगावाट है। 1,000 मेगावाट जो है आपको ऐसी चीज़ के चाहिए थे जो 2019 में ऑनलाइन आने थे। तो आप बिल्कुल 28,000 मेगावाट आपकी क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन की है हद, और 22 पे आप हैं, 6 आप ये डाल लें तो आपके कैपेसिटी पेमेंट इश्यूज तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और बिल आपके कदर नीचे आ जाएगा। तो बजाय हम के वो ठीक करें कि ये चोरी बंद हो, हम ये लोड शेडिंग ख़त्म करें। मेरी अर्ज़ सुन लें जी। हम पहले भाई साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 50 अरब और झोंक दी उस आग में कि जी 200 यूनिट तक के लिए मैं फ्री करता हूँ 3 महीने के लिए। अब जो है मियाँ साहब ने आके 45 अरब और झोंक दिया उस आग में। और भाई ये हल नहीं है। आप असल बात पे क्यों नहीं आते जहाँ से पिछले सितंबर में आप शुरू हुए थे कि जी हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच बना ली और अब हम चोरी रोकने जा रहे हैं, तो वो नहीं ना रुकी, तो इस साल और होनी है, उसका क्या करना है वो बताए ना हमें बात। ये हम फ़ोन उठाते हैं, मैंने 50 अरब रुपए का जो है प्रोग्राम दे दिया, भाई 3 महीने के लिए कौन सी चेपी लगा दी। आप हमें ये बताएं मुस्तकिल हल क्या है। मुस्तकिल हल, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, बहुत शुक्रिया जनाब दानियाल अजीज़ चौधरी साहब, आप तशरीफ़ ले आए। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।